हेलो बच्चों, वेलकम टेस्ला एडवेंचर्स पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ इस वीडियो में हम टेस्ट 2 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और इसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग रखा था। इसके टॉपिक्स हैं रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी और सिंपल हार्मोनिक मोशंस। इसमें हमने थोड़ा सा पैटर्न को अलग रखा था और इसमें हमने 2 सेक्शन, इनफैक्ट 3 सेक्शंस बना दिए थे, जिसमें SCQ, MCQ और न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस विच आर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 99 रखे हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है जिसमें हमको पता है कि 4 क्वेश्चंस हैं जो सिंगल चॉइस करेक्ट है उनमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में इसमें दिख रहा है कि एक आदमी इस प्लैंक को पुश कर रहा है, इस तरह से पुश कर रहा है कि ये प्लैंक इस स्फेयर पे या सिलेंड्रिकल ड्रम पे रोल कर रहा है और उसकी वजह से ये सिलेंडर भी रोल कर रहा है। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें सिलेंडर का जो सेंटर है वो यहाँ से यहाँ आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर जो चला है वो डिस्टेंस है L/2। तो आपको ये पता है हमेशा कि रोटेशनल मोशन के अंदर अगर ग्राउंड पे भी प्योर रोलिंग हो रही है, जो इस केस में हो रही है, तो इस केस में जो सेंटर की वेलोसिटी होती है उसका ट्वाइस वेलोसिटी होती है टॉप पॉइंट की। तो ऑब्वियसली सेम टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट सेंटर का हुआ होगा उसका ट्वाइस डिस्प्लेसमेंट टॉप पॉइंट का हुआ होगा। तो अगर सेंटर का डिस्प्लेसमेंट L/2 हुआ है तो टॉप पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली L हुआ होगा। तो आदमी भी प्लैंक के साथ L डिस्टेंस चला होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड है A और उसमें से हमने एक छोटी स्क्वायर प्लेट जिसकी साइड है A/2 उसको काट के निकाल दिया। अब जो पोर्शन रिमेनिंग बचा, जो शेडेड पोर्शन है, उसका मास है m। तो हमें बताना है कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट कितना होगा। तो इसका एक बेस्ट फॉर्मूला होता है कि जैसे अगर हमसे पूछा है कि O के अबाउट रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो पूरा स्क्वायर था सबसे पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO1 O के अबाउट और माइनस जो स्क्वायर प्लेट निकाली अपन ने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO2 O के अबाउट। तो अगर हम सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि ये जो बचा हुआ है इसका मास है m, तो हम ये देख सकते हैं कि लेट सपोज जो पूरा स्क्वायर था जिसकी साइड थी A, इसका मास था m डैश। तो आप ये देख सकते हैं कि जो छोटा स्क्वायर है जिसकी साइड थी A/2, तो स्क्वायर में क्योंकि जो पूरा मास होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सरफेस पे यानी एरिया पे, तो अगर आप देखेंगे कि ये जो स्क्वायर प्लेट है इसका एरिया अगर A है तो इसका एरिया 1/4 है A/4। तो ऑब्वियसली इसका मास भी होगा m-4। तो जो रिमेनिंग मास है वो हुआ 3m-4 और वो हमें m दिया है। तो m' हो गया 4m/3। ये हो गया जो पूरी स्क्वायर की प्लेट थी बड़ी वाली उसका मास। तो अगर आप ये देखेंगे कि जो बड़ी वाली स्क्वायर प्लेट है उसके लिए तो O पॉइंट सेंटर ही है और सेंटर पे स्क्वायर के हम जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ma²/6। तो यहाँ पे m की जगह 4m/3 आएगा क्योंकि उस बड़ी वाली प्लेट का मास यही है और नीचे 6 आएगा और ऊपर आएगा a²। तो ये आ जाएगा 2ma²/9। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया IO1। अब जिस स्क्वायर को हमने निकाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है हमें, तो हम जानते हैं कि ये जो स्क्वायर हमने निकाला है छोटा वाला, इस स्क्वायर का सेंटर तो ये है O'। तो इसके खुद के सेंटर पे अगर हम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है ma²/6, जहाँ पे A इसकी साइड है और मतलब यहाँ पे इसकी साइड A/2 है और इसका मास जो है वो m-4 है। तो m-4 की वैल्यू यहाँ पर जो है वो m/3 आ जाएगी।
तो IO2 अगर मैं निकालूं तो सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला बना लेता हूँ कि इसके सेंटर पे ma² / 6 होता है, तो यहाँ पर कितना होगा। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि एक स्क्वायर है जिसका साइड A ही है और उसके सेंटर पे ma² / 6 है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये a/2 होती है। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ma² / 6 प्लस ma² / 4। तो आई थिंक ये हो जाएगा 2 + 3 5 ma² / 12। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया 5/12। अब m की जगह आएगा m/3 और a की जगह आएगा a/2, क्योंकि उस जिसको हमने निकाला उसके साइड a/2 है, तो a² / 4 हो जाएगा। तो ये जो बनेगा ये बनेगा 5 ma² / दिस इज 48 and 48 into 3 is I think 146। ओके, तो ये जो है ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो गया छोटे वाले स्क्वायर का यहाँ पर। तो अब हमें अगर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम देखते हैं कि नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO क्या होगा। तो IO होगा यहाँ पर IO1 विच इज़ 2/9 ma² 2/9 ma² माइनस IO2 जो इनफैक्ट ये होगा 144। तो IO2 है 5/144 ma²। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये जो LCM है ये आएगा आपका 144 और इधर आ जाएगा 2 × 16 विच इज़ 32 और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 5। तो ये ma², तो ये आ जाएगा 27/144 ma²। और ये जो है 9 से कैंसिल होता है, ये 3ma² / 16। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर B। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जैसे 3 स्प्रिंग है इस तरीके से कनेक्टेड हैं और नीचे कनेक्टेड है एक मास m। तो हमने इस m को स्लाइटली डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया और हमें इसके स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि ये दोनों स्प्रिंग जो हैं ये पैरेलल में हैं और पैरेलल में जो स्प्रिंग का इक्विवेलेंट होता है वो 2K होता है, जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट्स डायरेक्ट ऐड अप हो जाते हैं और सीरीज़ में जो है वो 1/1 होके सॉल्व होता है। तो अगर इस पूरे का K इक्विवेलेंट निकालूंगा तीनों का तो आ जाएगा 2K × K/3K। तो इस तीनों का K इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/3K। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा वो आ जाएगा 2π√m/K इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा 2π√m/2K/3। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर B। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका साइड है A, इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है और इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया A पॉइंट के अबाउट ऑलरेडी गिवन है I। ठीक है, ये प्लेट जो है वो A के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकती है और इनिशियली ये AB जो लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल रखा गया है। तो हमको बताना है कि जैसे ही हम इस प्लेट को छोड़ेंगे तो x के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पे नीचे की साइड mg लग रहा होगा और ये जो डिस्टेंस है ये a/2 होगी। तो अगर मैं टॉर्क लिखूं mg का तो mg × a/2 टॉर्क होगा और वो I अल्फा के बराबर होगा। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा mg a/2I।
अब हमको पता है कि ये प्लेट सर्कुलर मोशन में घूमेगी और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ये हिंज होगा, ये हमें पता है। ओके, तो हम अगर बात करें कि इसका मोशन इस तरीके से होगा, तो अगर हम देखें कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो, क्योंकि अल्फा ऐसा है तो इसका एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होगा ऐसे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो इस प्लेट का है वो ए बराबर होगा आई अल्फा, इनफैक्ट आर अल्फा, और आर होगा ये डिस्टेंस। तो आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये जो डिस्टेंस है आर, ये होता है ए बाय रूट 3। तो जो ए होगा इसका एक्सेलरेशन वो होगा आर अल्फा, तो ए होगा ए बाय रूट 3 इंटू, ये ए एक्सेलरेशन है, ये ए साइड है, इंटू अल्फा, अल्फा है एम जी ए बाय 2i। तो ये जो है आपका ए जो एक्सेलरेशन आ रहा है एम जी ए स्क्वायर बाय 2 रूट 3i। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, एम जी ए स्क्वायर बाय 2 रूट 3i। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है वो a/2 डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है 1 सेकंड में, और ये पार्टिकल रेस्ट से चालू हो रहा है, यानी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, t = 0। तो हमें बताना है कि इस पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना होगा एसएचएम का। तो हम सबसे पहला केस लेते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया है और a से a/2 तक आने में इसने 1 सेकंड लिया है। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि 0 से किसी भी एसएचएम में इस पोजीशन का फेज जो होता है a/2 का, या हम ऐसा बोलें कि हाँ, कि ए पोजीशन पे जो पार्टिकल का फेज होता है वो, अगर इसको ऐसा लें कि जैसे अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया तो जो डेल्टा फाई होगा, फेज चेंज होगा, वो होगा π/2, ठीक है। तो जब वो a/2 पे आता है तो हम जानते हैं कि यहाँ से a/2 तक जाने में जो फेज चेंज होता है वो π/6 होता है। तो ये जो फेज चेंज होगा डेल्टा फाई, वो होगा पूरा π/2 माइनस π/6। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 3π - 1 विच इज़ π/3। तो ये π/3 जो है ये इसका फेस चेंज हुआ यहाँ से यहाँ आने में। अब जो ओमेगा टी होता है, डेल्टा ओमेगा टी, यही तो फेस चेंज होता है। तो ओमेगा होता है 2π/t इंटू टी, और टी यहाँ पर क्योंकि 1 सेकेंड है, और डेल्टा फाई यहाँ पर π/3 है। तो कैपिटल टी आप देख सकते हैं, कैपिटल टी 6 सेकेंड्स आ रहा है। ओके, तो कैपिटल टी आ गया 6 सेकेंड्स। अब अगर आप ये देखें कि टाइम पीरियड 6 सेकेंड आ गया और इसको यहाँ से आने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो गौर से अगर आप इस बात को समझें कि सेकंड सिचुएशन ये है कि ये यहाँ से यहाँ जाके यहाँ पे वापस आ सकता है, तो भी इसका डिस्प्लेसमेंट a/2 ही होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ जाके यहाँ आ गया अगर टोटल, तो इसका पूरा फेस चेंज हुआ 2π, पूरा कंप्लीट चक्कर हो गया। पर ये क्योंकि शॉर्ट रह गया, ये इतना फेज इसका कम रह गया, तो ये फेज है π/3। तो ये 2π - π/3 भी एक फेस चेंज होगा इस केस में, 2π - π/3, और इसको हम ओमेगा टी के बराबर रख देंगे, t1 है। तो ये आप देख सकते हैं कि आ जाएगा 6 - 1 विच इज़ 5π/3। तो 5π/3 आ जाएगा 2π/t के बराबर, और t आ जाएगा 6/5 यानी 1.2 सेकेंड्स।
ठीक है, तो ये 1.2, एक तो 6 सेकंड्स आंसर है, एक 1.2 सेकंड्स आंसर है। फिर अगर आप ये देखेंगे कि ये पार्टिकल, थर्ड केस है कि यहाँ से ऐसे आगे गया और आगे जाके पूरा घूमा और फिर घूम के यहाँ आया, तो इसने आप देखिए 2 पाई तो फेस कवर कर ही लिया और π/3 और कवर कर लिया। तो अब इसका नया फेज होगा 2 पाई प्लस π/3, और जो ये टाइम लगा ये वापस 1 सेकेंड लगा, तो ये ओमेगा इंटू 1 के बराबर। तो ये आप देख सकते हैं कि आ जाएगा 7 π/3 बराबर 2 π/t, तो t आ जाएगा 6/7। ओके, तो ये भी एक आंसर है इसमें, पर ये ऑप्शन में इसमें नहीं है, तो ऑब्वियसली उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये गौर कीजिए कि हमें चेक करना है कि 12 सेकंड्स और 2.4 सेकंड्स जो है वो आंसर हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आप टाइम पीरियड को 12 रख के देखिए। तो अगर t को हम 12 रखते हैं तो 2 π/t यानी ओमेगा, ये हो जाएगा π/6, ठीक है। और π/6 जो है ये अगर ओमेगा हो गया तो ओमेगा t यानी t 1 सेकेंड है, तो हो जाएगा π/6 इंटू 1। तो अब यहाँ पर इस पार्टिकल का जो फेस चेंज है वो π/6 हुआ। तो ऐसा हम अगर ये देखें कि ऐसा कब होगा, तो आप ये सोच सकते हैं कि क्वेश्चन में ये मेंशन है कि पार्टिकल या तो एक्सट्रीम पे था या मीन पे था। तो हमने एक्सट्रीम पोजीशन के केसेस ले लिया, और हमने अब ये भी देख लिया कि अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन में इसके आगे वाला केस ले रहे हैं तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब हमें इसके आगे वाले केसेस अब नहीं लेने। तो अब हम मीन पोजीशन पे मान के देखते हैं कि अगर अब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, तो लेट्स सपोज कि पार्टिकल है यहाँ पर और ये a है, ये -a है। अब यहाँ से यहाँ जाने में इसका जो फेस चेंज होता है वो π/6 होता है। तो π/6 जब फेस चेंज होता है तो टाइम पीरियड 12 सेकेंड्स आएगा, वो हमने देख लिया। और ऐसा भी होगा कि जब ये पार्टिकल यहाँ से आगे जाके फिर घूम के यहाँ आ जाएगा, तो ये जो फेस चेंज होगा ये वाला, ये हो जाएगा π/2, और ये फेस चेंज हो जाएगा π/3। तो जो टोटल फेस चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा π/2 प्लस π/3, इसको ओमेगा टी के बराबर रख देंगे, t 1 है, और ये हो जाएगा आपका 5 π/6 बराबर 2 π/t इंटू 1। तो जो t आएगा वो आएगा 12/5 विच इज़ 1.2। तो आप देख सकते हैं कि आंसर 1.2 तो आ ही गया है। और इसके बाद इनफैक्ट 12/5 होएगा 2.4, सॉरी। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो आंसर होगा ABCD। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक रॉड है जिसको हमने इस तरीके से हिंज कर रखा है कि वो जो हिंज है वो एक एंड से L दूरी पे है और दूसरे एंड से 3L दूरी पे है, और रॉड की जो टोटल लेंथ है वो 4L है। अब हमने रॉड को इस पोजीशन से रिलीज़ कर दिया, तो अब ये घूमना चालू करेगी। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि हिंज पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा जब रॉड को जस्ट छोड़ा है। तो देखिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट एक बात है सिंपल, कि मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर इस पोजीशन पे छोड़ा है तो इनिशियली एट t बराबर 0, तो t बराबर 0 पे जो है क्योंकि कोई ओमेगा नहीं है, तो जो हिंज है उसको कोई भी फोर्स ऐसे पुल नहीं करेगी, क्योंकि अगर ओमेगा होता है ऐसा तो mr ओमेगा स्क्वायर हिंज को पुल कर रहा होता, तो कोई ना कोई रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होता। पर क्योंकि जब छोड़ा है, रेस्ट से छोड़ा है, तो ओमेगा 0 है, तो कोई ऐसी फोर्स नहीं होगी। तो इसका मतलब सिर्फ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो y में ही होगा। अब हम जानते हैं क्योंकि रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो बीचों बीच होगा, यानी 2L दूरी पे होगा दोनों एंड से। तो यहाँ पे रॉड पे जो लग रहा होगा फोर्स वो mg लग रहा होगा, ठीक है। तो जो इस mg का टॉर्क होगा वो होगा mg इंटू ये दूरी होगी, आप देख सकते हैं L। तो mgl टॉर्क है,
और mgl जो होगा वो बराबर होगा I अल्फा। अब I रॉड का हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m l स्क्वायर। अब l क्योंकि यहाँ पे 4l है तो 4l का स्क्वायर बाय 12 प्लस ये दूरी, तो ये दूरी है l, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो ये ml स्क्वायर इंटू अल्फा, तो हो जाएगा mgl बराबर, यहाँ पे आप देखिए ऊपर 16 आएगा नीचे 12 आएगा, तो ये 4/3 आ जाएगा और 4/3 प्लस 1 आ जाएगा 7/3, तो 7/3 mgl स्क्वायर, इनफैक्ट 7/3 ml स्क्वायर अल्फा, m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, तो अल्फा आ जाएगा 3g/7l। अब इस पोजीशन में अगर हम इसके रॉड के सेंटर का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा a, और a को हम बोल सकते हैं r अल्फा, जहाँ पे r है उसकी हिंज से दूरी, तो ये दूरी है l, तो a होगा l अल्फा, तो l अल्फा होगा 3g/7, ठीक है, ये होगा l अल्फा। और अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो इसकी इक्वेशन जो होगी वो होगी फोर्स की, नीचे mg लग रहा है और मैंने माना कि हिंज फोर्स ऊपर लग रहा है RH, इसको ऊपर माना है, जस्ट आप उसको नीचे भी मान सकते हैं, और ये बराबर होगा ma के, तो mg माइनस r इज इक्वल टू ma, वेयर a इज 3g/7, सो m इंटू 3g/7, तो r आप देखिए r आ गया mg माइनस 3mg/7, ठीक है, तो ये आएगा r इज इक्वल टू 4mg/7, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया एक तो ऑप्शन नंबर ए। बी ऑप्शन गलत है। अगर सी की बात करें कि जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, तो रॉड का जो ओमेगा है वो कितना होगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर रॉड इनिशियली ऐसे थी, ये डिस्टेंस थी l और ये डिस्टेंस थी 3l, तो रॉड अगर ऐसे थी और रॉड का सेंटर ऑफ मास ये था, तो जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी तो सेंटर ऑफ मास ये होगा, तो सेंटर ऑफ मास l डिस्टेंस नीचे आया होगा, तो जो डेल्टा यू होगा वर्क डन बाय mg वो होगा mgl। ओके, तो ये जो mgl है डेल्टा यू, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और रॉड की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, तो mgl बराबर होगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर I आप देख सकते हैं कि I ये है 7/3 ml स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7/3 ml स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, m से गया m, l से गया l, तो ये ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6g/7l, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक ब्लॉक है और एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पे वो ब्लॉक रखा है और स्प्रिंग से जुड़ा है, जो कि है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100। स्प्रिंग का दूसरा एंड वॉल से जुड़ा है और हमने इस ब्लॉक को 0.1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ा है। तो अगर हमने इसको 0.1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया है तो यही इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और हम जानते हैं कि अगर इसको हमने एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज़ किया है तो ये जब पहली बार अपनी मीन पोजीशन को पास करेगा, और यहाँ पर मीन पोजीशन वो होगी जहाँ पे स्प्रिंग रिलैक्स है, तो यही मीन पोजीशन होगी। तो जब ये ब्लॉक पहली बार मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा तब इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला हम जानते हैं वो होता है ए ओमेगा। तो ए यहाँ पर ए की वैल्यू है 0.1 और ओमेगा है अंडर रूट k/m, ये हम जानते हैं। तो 0.1 इंटू अंडर रूट ऑफ k विच इज़ 100 एंड m विच इज़ 1, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 1 आएगा, और ये तो मैक्सिमम स्पीड आई। और टाइम अगर बात करूं तो इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगेगा वो टोटल टाइम का 1/4 लगेगा, यानी t/4 टाइम लगेगा, कहाँ से a से 0 तक आने में। तो यहाँ t जो है वो है 2π√m/k, तो t होगा 2π√m, जो होगा मास ब्लॉक का वो 1 होगा और k होगा 100,
तो हो जाएगा पाई बाय 5। अब हमको क्योंकि टाइम जो चाहिए वो t बराबर है t/4, तो हो जाएगा पाई बाय 20। तो ऑप्शन एक तो ए करेक्ट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है कि टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू कवर फर्स्ट 0.1 मीटर इज दिस। तो ऑब्वियसली जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आएगा मेन पोजीशन पे, तो ये इसने पहले 0.1 मीटर कवर किए होंगे। तो इसको कवर करने में इसको जो टाइम लगा है वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, पाई बाय 20। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और पहले मतलब ये जो पोजीशन है ये a/2 है, तो 0 से a/2 तक, इनफैक्ट 0 से a/2 तक आने में ब्लॉक को t/2 टाइम नहीं लगता है, हम सब जानते हैं। ब्लॉक को 0 से a/2 तक आने में ब्लॉक को t/12 टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली फिर वहाँ से वहाँ आने में उसको लगेगा t/2। अगर ब्लॉक को a से a/2 पे आना है तो उसको लगेगा t/2, इनफैक्ट t/4। ये a से a/2 तक आने में ब्लॉक को लगेगा t/4 माइनस t/12। तो ये आप देखिए कि 3t माइनस t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t/6। तो अगर आप t/6 देखेंगे तो t है ये, t/6 हो जाएगा पाई बाय 30। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं ए, बी और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन a गिवन है हमें -100x + 50। तो अगर आप इसको इसमें से अगर आप -50 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 20x - 1, इनफैक्ट 2x - 1। ओके, तो ये आप ये देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन SHM की, और इसके अंदर अगर आप मीन पोजीशन निकालेंगे तो a को 0 रख दीजिए मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन आएगी x बराबर हाफ। इसको छोड़ा है हमने x बराबर 2 से, तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो उस पोजीशन जहाँ से छोड़ा है और मीन पोजीशन के बीच का सेपरेशन होता है। तो एम्पलीट्यूड 1.5 मीटर आएगा। तो ऑप्शन बी एक तो करेक्ट हुआ। और पार्टिकल विल परफॉर्म SHM ऑफ टाइम पीरियड दिस। तो अब हम टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि a जो होता है वो होता है ω² x विद अ नेगेटिव साइन। ओके, तो अगर इसको और हम अच्छे से लिखें a को, तो a हम ऐसे भी लिख सकते हैं -100 और x - हाफ। तो इससे हमें दिख रहा है कि ω² जो है वो 100 है और ω जो है वो 10 है। तो ω होता है 2 पाई बाय t, तो t है हमारा पाई बाय 5। अब क्योंकि हम जानते हैं कि पाई जो होता है वो 3.14 होता है, और 3.14 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये जो आएगा 0.63 सेकेंड्स आएगा। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। और पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी 15 है, तो हम जानते हैं कि v मैक्स होता है a ω। तो जो a है वो है 1.5 और ω है 10, तो ये हो जाएगा 15। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सी, डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक रॉड है जिसको इस शेप में बेंड किया हुआ है, लाइट रॉड है, और ये रॉड इस एक्सिस OB के अराउंड घूमेगी ω से। अब ये रॉड ने घूमना चालू किया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ω से, और एक बग है यानी एक छोटा इंसेक्ट है जो बहुत ही धीरे धीरे क्रॉल कर रहा है O की तरफ। तो आप ये देखिए कि अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो पूरे सिस्टम पे जो फोर्स है, अगर हम देखें बग का mg रॉड पे होगा और रॉड का नॉर्मल रिएक्शन जो mg को बैलेंस कर रहा होगा वो बग पे ऊपर होगा। तो ये इंटरनल फोर्सेज है और n ने mg को बैलेंस किया हुआ है, इसलिए नेट फोर्स इस सिस्टम पे 0 है। इसीलिए नेट टॉर्क भी इस सिस्टम पे 0 है। अकेले बग पे टॉर्क 0 नहीं है, अकेले रॉड पे टॉर्क 0 नहीं है। इसीलिए एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। तो एक ऑप्शन जो करेक्ट है वो तो सी है।
अब आप जानते हैं कि जो बग की काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या फिर अपन एल स्क्वायर बाय 2 आई भी बोल सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि आई ओमेगा यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, पर आई बग जैसे जैसे पास में आ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कम हो रहा है, तो ओमेगा बढ़ेगा। तो एक तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है और एल कांस्टेंट है पर आई कम हो रहा है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी बग की बढ़ रही है। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी और डी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका क्रॉस सेक्शन ऐसा सर्कुलर है और उसको हमने रिलीज़ किया है इंक्लाइन प्लेन पे। ये इंक्लाइन प्लेन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और ये एंगल 37 डिग्री है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे नीचे जो लगेगा वो एम जी साइन थीटा लगेगा, यानी एम जी साइन 37, और साइन 37 3/5 होता है, तो 3/5 एम जी लगेगा, और फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, और रेडियस है इसका आर। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं तो ये होगा 3/5 एम जी, 3/5 एम जी माइनस फ्रिक्शन, और ये इक्वल टू होगा एम ए के। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। और अगर टॉर्क की बात करूँ तो फ्रिक्शन इंटू आर बराबर होगा आई अल्फ़ा। अल्फ़ा प्योर रोलिंग के लिए ए बाय आर रख दिया, तो एफ हो गया आई ए बाय आर स्क्वायर। इसको यहाँ उठा के रखेंगे तो 3/5 एम जी माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, एम ए के। और इसीलिए 3/5 mg विल बी इक्वल टू ए इज कॉमन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि a आ गया 3/5 mg अपॉन, नीचे आ गया m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। और अगर आप फ्रिक्शन की बात करोगे तो फ्रिक्शन आ रहा है आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए। तो अगर यहाँ पे आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए यानी 3/5 एम जी डिवाइडेड बाय एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ से एफ आ जाएगा 3/5 एम जी डिवाइडेड बाय, नीचे इसको ले जाऊँगा तो एम आर स्क्वायर बाय आई प्लस 1। ओके, तो ये फ्रिक्शन आ गया। और आप जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन है, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन से, मतलब काइनेटिक के मैक्सिमम वैल्यू से लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम ही होना चाहिए, जो कि म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। तो अगर मैं एम जी से एम जी कैंसिल कर दूं तो यहाँ पे म्यू की लिमिटिंग वैल्यू जो आ रही है, आप जानते हैं कि कॉस जो है वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी 4/5, ठीक है, क्योंकि 37 कॉस 37 4/5 होता है। तो अगर आप 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो म्यू आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर बाय आई प्लस 1। तो अब अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें कि ये बॉडी हॉलो स्फीयर है और म्यू 0.4 है और ये करेगा प्योर रोलिंग, तो हम देखते हैं, हमें पता है कि म्यू जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये हॉलो स्फीयर है, इफ आई इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर हॉलो स्फीयर के लिए, तो ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू आएगी 3/4 और नीचे आ जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ पे आई को नीचे रखूँगा प्लस 1। तो ये आप देखिए 3/4 और नीचे आ रहा है 5/2, ठीक है। तो ये 2 होगा और ये हो जाएगा 3/10। तो 3/10 यानी 0.3, और म्यू है इस फर्स्ट ऑप्शन में 0.4। तो अगर म्यू 0.4 है तो म्यू 0.3 से बड़ा है, तो यहाँ पे प्योर रोलिंग होगी बिल्कुल।
तो ये ऑप्शन करेक्ट है, पर हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन है कि अगर बॉडी हॉलो स्फीयर है और म्यू 0.5 है, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी to the ratio of rotational kinetic energy to the translational kinetic energy at the bottom is 2/5 for this given sphere। तो अगर हम बात करें कि जो rotational kinetic energy होती है वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई हो जाएगा mr² इंटू 2/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv² होती है, और v जो होता है वो होता है r ओमेगा। तो अगर आप रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालोगे तो हाफ से हाफ कैंसिल, mr² ओमेगा स्क्वायर mr² ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 2/3 आएगा। तो ये बोल रहा है कि अगर ये हॉलो स्फीयर है और म्यू 0.5 है, तो ये जो रेशियो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का वो आएगा 2/5। तो ये ऑप्शन गलत हुआ, यानी ये हमारा आंसर है। अब ये सी ऑप्शन में बोल रहा है कि इफ़ द बॉडी इज़ अ सॉलिड स्फीयर और म्यू इज़ 0.1 देन बॉडी विल परफॉर्म प्योर रोलिंग। तो अगर हम इसी कंडीशन की वापस बात करें कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन 3/4 अपॉन mr² बाय 2/5 mr² प्लस 1, ये सॉलिड स्फीयर के लिए हमने रख दिया, तो ये 3/4 और इधर आ जाएगा 5/2 प्लस 1। तो ये आप देखिए कि ये आ रहा है 3 नीचे आ जाएगा 14, क्योंकि 5/2 प्लस 1 हो जाएगा 7/2, और 7/2 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 2 बचेगा, तो 2 इंटू 7 14 हो जाएगा। और अगर आप चेक करो कि 3/14 की वैल्यू क्या आती है, तो इसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 0.214, यानी 0.214। अब जो म्यू है इस केस में वो दिया हुआ है 0.1, और ये बोला हुआ है कि अगर म्यू 0.1 है तो सॉलिड स्फीयर प्योर रोलिंग करेगा, पर हम जानते हैं कि म्यू को इस वैल्यू से ज़्यादा होना पड़ेगा, तो प्योर रोलिंग 0.1 पे तो नहीं होगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी भी हमारा आंसर है, क्योंकि ये गलत है। और ऑप्शन डी बोलता है कि इफ़ द बॉडी इज़ अ सॉलिड स्फीयर देन एंड म्यू इज़ 0.5, तो रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज़ दिस। तो अगर ये सॉलिड स्फीयर है और म्यू 0.5 है, तो हमको पता है कि म्यू अगर 0.5 है तो ये रोलिंग होगी, और अगर आप इस रेशियो की बात करोगे तो यहाँ पे 2/5 आएगा सॉलिड स्फीयर के लिए, तो रेशियो 2/5 होगा, तो गलत ये भी है। ओके, तो गलत ऑप्शंस हैं बी, सी और डी, और यही हमको चूज करने थे, तो हमारे यही आंसर हैं। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक ये वायर फ्रेम है और ये वायर है PQ, इसका खुद का मास है M जो 1 ग्राम है, ये एंगल 45 है और सरफेस टेंशन 0.025 है। अगर हमने इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया तो ये SHM करेगा, और हमें उसका टाइम पीरियड निकालना था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा फिगर बना के आपको दिखाता हूँ, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा फिगर है, और इसमें हम एक वायर को प्लेस कर देते हैं, ये वायर है। तो आप ये देखिए कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। हम इस वायर को थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस किए, हमने इस वायर को डिस्प्लेसमेंट दिया y। तो आप ये देखिए कि वायर डिस्प्लेसमेंट देने से इस वायर की लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया, ये लेंथ बढ़ गई, ठीक है। तो ये ΔL/2 और ये ΔL/2, तो जो ये एंगल है ये भी 45 होगा। तो आप समझ सकते हैं कि tan 45 जो होगा वो होगा ΔL/2 अपॉन y, और क्योंकि ये 1 होता है तो ΔL आ गया 2y। ओके, तो ये ΔL जो आ रहा है ये पूरा वायर के लेंथ में इंक्रीमेंट है।
अब जो ये इंक्रीमेंटेड लेंथ है इस पर सरफेस टेंशन भी तो एडिशनल लगेगी, तो जो एडिशनल सरफेस टेंशन की फोर्स होगी वो होगी सरफेस टेंशन जो कि 2t लेंगे इनटू लेंथ जो कितनी है डेल्टा एल 2y। तो ये हो गया F बराबर 4ty, ये एडिशनल फोर्स बनी है वायर को नीचे खींचने से, और यही SHM करवाएगी। तो इसी फोर्स को हम रखेंगे m ओमेगा स्क्वायर y। तो y से y कैंसिल और ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4t/m, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ t/m। तो ओमेगा होता है 2π/t और हमें यहाँ पर निकालना है टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट t/m। तो 2 से 2 कैंसिल और ये जो t टाइम पीरियड है ये आ जाएगा पाई अंडर रूट m/t। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हमें इसको इससे कंपेयर करना है, तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं। तो टाइम पीरियड हमारा आ रहा है पाई अंडर रूट m बाय सरफेस टेंशन। तो t है पाई अंडर रूट m है 1 ग्राम यानी 10⁻³ और सरफेस टेंशन है 0.025, तो 0.025। ओके, तो 0.025 जो होता है वो होता है, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻, ऊपर ला करके 3, तो ऊपर तो 1 हो जाएगा 10⁻0 और नीचे हो जाएगा 25, तो t आ जाएगा π/5। तो जो वैल्यू ऑफ x है वो हो जाएगी 5। इस क्वेश्चन में एक डिस्क है जिसका मास है m और रेडियस है r, और इस पर हमने एक ऐसे फोर्स लगाई है F। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो नीचे mg और ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो जो n होगा वो होगा mg प्लस f, और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इस पे लग सकेगा वो होगा μn। तो F मैक्स होगा इसका म्यू इंटू mg प्लस f। अब आप ये देखिए कि ये जो डिस्क है ये अगर आप देखेंगे कि टॉर्क F का, तो वो क्लॉकवाइज लग रहा है और इसलिए अल्फ़ा भी क्लॉकवाइज बनेगा। तो अगर ये डिस्क रोल करेगी तो ये ऐसे क्लॉकवाइज रोल करेगी। तो ऑब्वियसली अगर रोलिंग करनी है और क्लॉकवाइज घूमना है तो फिर फ्रिक्शन को आगे लगना चाहिए सो दैट ये आगे चलने लगे। तो अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें तो सबसे पहले हम इक्वेशंस बनाते हैं कि आगे इस पे लग रहा है फ्रिक्शन। हमने ये रोलिंग फ्रिक्शन माना है इसलिए अभी हम इसकी वैल्यू को ये पुट नहीं कर रहे हैं। तो F जो है फ्रिक्शन किसके बराबर है, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन a है तो वो बराबर है ma। और दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बनेगी उसकी टॉर्क की। तो आप ये देखिए कि टॉर्क कौन कौन बना रहा है। तो टॉर्क एक तो बना रहा है F और एक बना रहा है फ्रिक्शन, पर क्योंकि F का टॉर्क बड़ा है इसलिए ये रोल कर रही है। तो F इंटू आर माइनस फ्रिक्शन इंटू आर बराबर आई अल्फ़ा, और क्योंकि ये डिस्क है तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 और अल्फ़ा हो गया a/r। तो r से r कैंसिल और ये r से r कैंसिल, तो F माइनस F बराबर ma/2 आ गया। अब ये फ्रिक्शन को जब हम यहाँ रख देंगे तो F आ जाएगा 3/2 ma और a आ जाएगा 2/3 F बाय m। अब जो हमारा फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन बराबर है ma के, तो ma की वैल्यू है 2/3 ऑफ F, तो ये फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन की जो पीक वैल्यू है वो है म्यू mg इंटू म्यू mg प्लस f। तो यहाँ से हमें देखना है
कि ये चीज़ क्या है। तो ये फोर्स हमने एफ नॉट मानी है क्योंकि एफ नॉट फोर्स पे चलने लगेगा। तो ये देखिए कि अगर आप क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा कि 2F0 इज इक्वल टू 3μmg प्लस ये आ जाएगा 3F0 इंटू म्यू। और अगर आप F0 वाले टर्म एक साथ रखेंगे तो ये हो जाएगा F0 कॉमन 2 माइनस 3μ, और ये किसके बराबर होगा 3μmg। तो F0 इंटू 2 माइनस 3μ अपॉन μmg जो ये पूछा है ये 3 होगा। तो हमारा फाइनल आंसर है 3। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि 4 स्प्रिंग हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और एक ब्लॉक एक पॉइंट मास m से जुड़े हुए हैं इसके एक एंड। अब हमने इसको एक डिस्प्लेसमेंट दिया इस तरह से कि अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन व्यू से देखें तो ये ऐसा हो गया। तो इस तरह से हमने इसको एक डिस्प्लेसमेंट दिया x। तो ये लेंथ हो गई l डैश और ये नेचुरल लेंथ है l। तो आप देख सकते हैं कि l डैश जो होगा वो होगा अंडर रूट l² प्लस x स्क्वायर। तो और जो स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा लेट सपोज उसको x0 मानते हैं तो वो होगा l डैश माइनस l। तो x0 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ l² माइनस x स्क्वायर माइनस l, ये प्लस आएगा यहाँ। और अगर हम इसमें से l कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय l स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1। तो x0 जो आएगा वो आएगा l कॉमन और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर। ये मैंने बाइनॉमियल थ्योरम का यूज़ किया है। तो x0 आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2l। अब ये ऐसी 4 स्प्रिंग हैं और हर स्प्रिंग में ये F लग रहा होगा। तो F के ये जो कंपोनेंट होंगे ये हो गए 4F, नेट फोर्स होगा 4F cos थीटा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू F होगा kx0। x0 हमने पहले ही निकाल लिया है एक्स स्क्वायर बाय 2l cos थीटा। और आप देख सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू जो है वो है ये वाली। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज x बाय l डैश। तो F नेट जो आएगा वो आ जाएगा 4k x क्यूब बाय 2l इंटू l डैश। और हम ये मान सकते हैं कि जो l और l डैश है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं। तो इसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल है, इसलिए n की वैल्यू 3 है। ठीक है। इस क्वेश्चन में एक मेटल बॉल है जिसको हमको सॉलिड स्फीयर मानना है और उसका मास है m। उसको यहाँ से हमने छोड़ दिया nr ऊंचाई से और वो इस ट्रैक पे रोल करते हुए आ रही है। तो वो बॉल जब यहाँ b पॉइंट पे आएगी तो हमें बताना है कि जब वो b पे आए तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने माना कि b पे उसकी लीनियर वेलोसिटी v है और वो जो है बॉल वो रोल भी कर रही है तो ओमेगा उसके एंगुलर वेलोसिटी है। तो वो जो है बॉल वो कितना नीचे आई, तो वो नीचे आई फाइनली यहाँ पे ग्राउंड से r ऊंचाई पे और इनिशियली nr ऊंचाई पे है। तो जो डेल्टा यू होगा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज वो होगा mg डेल्टा h। तो डेल्टा यू होगा mg और डेल्टा h होगा n-1r। देख सकते हैं nr माइनस r। और ये जाएगा बॉल की काइनेटिक एनर्जी में। तो बॉल की काइनेटिक होगी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि बॉल एक सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा को लिख सकता हूँ v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये जो r है ये छोटा r लेना है क्योंकि स्फीयर का रेडियस है, ट्रैक का नहीं है। और ये हो जाएगा तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा
और ये आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, और ये आ जाएगा 1/2 + 1/5 mv²। और अगर 1/2 और 1/5 आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 2, जो कि आएगा 7/10 mv², और ये आ जाएगा mg × n-1 r। तो m से m कैंसिल हो गया और v आ गया √10gr × n-1/7। तो x हमारा 10 आ गया और y हमारा 7 आ गया। तो x + y रिपोर्ट हमें करना है, तो वो है 17। तो इसका सही आंसर है 17। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस है r, और इसको अगर इस पोजीशन से रिलीज़ किया है रेस्ट से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ होगा, और ये डिस्टेंस 4r/3π होगी। तो जो सेंटर ऑफ मास पे जो mg लग रहा होगा उसके टॉर्क की वजह से टॉपल करेगी। इस कांटेक्ट पॉइंट पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है और रोलिंग हो रही है, और हमें बताना है कि जब इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो ओमेगा कितना होगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब ये डिस्क इस प्रकार से होगी, तो इस पोजीशन में मैं अगर सेमी सर्कुलर डिस्क एक बना ही देता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। तो ये जैसे सिचुएशन इस तरीके से है, और ये डिस्क बना दी हमने इस तरह से डिस्क हमने बना दी। तो आप ये देखिए कि ये सेंटर ऑफ मास ये रहा, और ये 4r/3π नीचे आया है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये डिस्टेंस r है और ये भी r है। तो पहले सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से r हाइट पे था, और अब थोड़ा सा r हाइट से नीचे आ गया। तो ये कितना नीचे आया है, तो ये 4r/3π डिस्टेंस नीचे आया। तो जो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई होगी वो होगी mgh। तो डेल्टा U होगा mg × 4r/3π, और ये इस डिस्क की काइनेटिक एनर्जी होगी। और डिस्क की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, क्योंकि डिस्क प्योर रोलिंग कर रही है, तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों हो रहे हैं। तो ये पोजीशन जो है ये IAR है। तो हम जो है IAR पे ही डायरेक्ट निकालें, तो अगर ये हम लिखें काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गई I along IAR × ω²। इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसके बाद ये रिटार्ड होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि टॉर्क रिवर्स डायरेक्शन में लगने लगेगा। तो mg × 4r/3π विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ IAR × ω²। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि IAR के अलॉन्ग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें। तो आप ये देखिए कि हमें पता है कि डिस्क का इस पॉइंट पे आधी डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है लेट्स सपोज I1, और वो उतना ही होता है फॉर्मूला जितना पूरी डिस्क का होता है, यानी 1/2 mr²। ऑब्वियसली m इस आधी डिस्क का मास है, और क्योंकि सेंटर ऑफ मास ये है, तो लेट्स सपोज सेंटर ऑफ मास x0 दूरी पर है, जो कि हमें पता है 4r/3π है। तो सेंटर ऑफ मास पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा I1 - mx02। अब माइनस इसलिए किया है क्योंकि ये जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम वो सेंटर ऑफ मास से लगाते हैं खड़े होके, तो हमने वहीं से लगाया है। तो I1 होगा ICOM + mx02। पर हमें यहाँ का निकालना है, तो हम यहाँ I2 मानते हैं। तो I2 होगा, अच्छा ये दूरी है r - x0, तो I2 होगा ICOM यानी ये प्लस ये डिस्टेंस m r - x0 का होल स्क्वायर। तो
तो I2 होगा I1, जो हमें पता है कि I1 mr² बाय 2 है, माइनस mx0 स्क्वायर प्लस mr² प्लस mx0 स्क्वायर माइनस 2mrx0। तो ये कैंसिल हुआ और I2 आ गया 3/2 mr² माइनस 2mrx0, और यही I अलॉन्ग IAR होगा। तो अगर हम इसमें से कुछ कॉमन निकालें तो mr कॉमन आ रहा है और अंदर 3/2 आ रहा है, माइनस वहाँ पर है 2x0, x0 है 4r/3π। तो अब अगर मैं ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको उठा के इस इक्वेशन में रख दूं, तो आप ये देखेंगे कि 8mgr/3π विल बी इक्वल टू I अलॉन्ग IR, वो जाएगा mr², और नीचे से आप देखेंगे 6π LCM आ रहा है, तो 6π कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचा 9π माइनस 16। तो यहाँ से पाई कैंसिल, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 2, और m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, ये ओमेगा²। तो आप देखेंगे कि ये 16g/r और नीचे 9π माइनस 16 और इसका रूट ये आ गया ओमेगा, और ओमेगा हो गया 4√g/r, ये 9π माइनस 16। तो अगर आप इससे कंपेयर करें तो जो x की वैल्यू है वो तो 4 है, जो y की वैल्यू है वो है यहाँ पे आप देखेंगे 9, और z की वैल्यू है 16। तो अगर x प्लस वाई प्लस z करेंगे तो ये 29 आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में एक डिस्क है जिसका रेडियस है 2 मीटर्स, और ये जो डिस्क है इसका सेंटर ओरिजिन पर है। तो अब आप जानते हैं कि अगर आप z एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे इस एक्सिस पे, तो IZ होगा mr²/2, जहाँ पे m नहीं दिया तो r² 4 हो गया और नीचे 2, तो ये 2m हो गया। अब जो यहाँ सिचुएशन है कि एक लाइन है y बराबर x प्लस c, तो ये लाइन आप जैसा समझते हैं कि ये लाइन प्लस c से चालू हो रही है और ये इस तरीके से जा रही है। और इसका ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, क्योंकि इसका स्लोप 1 है, ये एंगल 45। तो अब अगर हम देखें कि ये जो लाइन है ये इसके प्लेन में है, और एक लाइन जो इसके पैरेलल होगी और सेंटर से पास होगी, तो इस लाइन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो होगा वो होगा इसका आधा IZ/2 बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो ये हो जाएगा m। और क्योंकि ये जो डिस्टेंस है आप ये देखें कि ये जो हाइट है ये c है, ओके, और ये जो एंगल है 45 डिग्री है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये लेट सपोज ये हो गया छोटा r, तो जो स्मॉल r डिस्टेंस होगा वो होगा c/√2 c sin 45। तो हम अगर इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे उस ब्लू वाली एक्सिस पर, तो वो आएगा ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको I0 बोल देता हूँ, I0 प्लस mr²। तो I आ जाएगा, I0 है m और ये m, और r है c/√2 का होल स्क्वायर, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही है जितना इसका z एक्सिस पर है। तो z एक्सिस पर है 2m, तो आप ये देखिए कि c/√2 का होल स्क्वायर जो है वो 1 आ गया, ठीक है ना। तो c की वैल्यू, c² की वैल्यू 2 आ गई, तो c की वैल्यू आ गई √2 प्लस माइनस। तो अगर हम इसको कंपेयर करें n/√2 से,
तो n आ गया 2। तो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है 2। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक स्फीयर है S2 जो कि फिक्स्ड है, और एक ये रफ सरफेस है इसका, और ये दूसरा स्फीयर है S1 जो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली रोलिंग कर रहा है। S1 को यहाँ से हमने नेग्लिजिबली स्मॉल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया और उससे S1 रोल करते हुए नीचे आ रहा है। तो हमें बताना है कि जिस वक्त S1 S2 से कांटेक्ट छोड़ रहा होगा उस वक्त जो एंगल बनाएगी ये लाइन जो उनके सेंटर्स को कनेक्ट करती है वर्टिकल के साथ, तो वो एंगल जो होगा अल्फ़ा वो होगा cos इनवर्स x अपॉन y। तो हमें y माइनस एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं कि जब ये स्फीयर जो है ये यहाँ आएगा, तो ये मान लो कि ये जो डिस्टेंस है, रेडियस तो दिए नहीं है, तो ये डिस्टेंस आप मान लो कैपिटल R, और स्फीयर शुरू में यहाँ था। तो आप ये गौर करें कि ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये स्फीयर कितना नीचे आया, तो ये h होगा R माइनस R कॉस अल्फ़ा। तो h हो जाएगा R कॉमन 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ये h हाइट नीचे आ गया, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी डेल्टा U के बराबर। डेल्टा U होगा mgh जो कि हो जाएगा mgr 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये रोलिंग कर रहा है और सॉलिड स्फीयर है, तो हाफ mv² प्लस हाफ इंटू 2/5 mv²। ये मैंने कैसे किया, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, तो मैंने आई को लिख दिया 2/5 m r स्क्वायर, ओमेगा को लिख दिया v²/r²। r से r कैंसिल। तो ये आप देख सकते हो कि ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा 7/10 mv²। तो mgr 1 माइनस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा 7/10 mv²। और यहाँ से अगर आप mv² की वैल्यू निकालोगे तो mv² आ जाएगा 10 mgr/7 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। अब सिचुएशन ये है कि इस पोजीशन पे जो ये स्फीयर है ये कांटेक्ट छोड़ेगा, तो अगर ये कांटेक्ट छोड़ेगा तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा, और वो तब होगा जब इस पर जो बाहर की ओर mv²/r लग रहा होगा, ये डिस्टेंस r हो गया, तो जो mv²/r लग रहा होगा और नीचे इस पे लग रहा होगा mg, और ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा, और ये कंपोनेंट mg का हो जाएगा mg cos अल्फ़ा। तो इस वक्त पे mg cos अल्फ़ा और mv²/r बराबर हो जाएंगे, तो n ज़ीरो हो जाएगा, और mv² आ जाएगा mgr cos अल्फ़ा। अब mv² की वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें 10 mgr/7 तो 10/7 mgr और 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, और वो बराबर हो जाएगा mgr इंटू कॉस अल्फ़ा। तो mgr से mgr कैंसिल कर दिया, और 10/7 इज इक्वल टू वहाँ पे 17/7 कॉस अल्फ़ा। ये आप देखिए मैंने क्या करा कि 10/7 को इससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये 10/7 आ गया, और 10/7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 10/7 कॉस अल्फ़ा आ गया, उसको उधर ले गया तो वो ऊपर 17 आ गया, एलसीएम लेके नीचे 7 आ गया, 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो कॉस अल्फ़ा आ गया 10/17। तो जो अल्फ़ा आ गया वो आ गया कॉस इनवर्स 10/17। और अगर इस हिसाब से आप देखोगे कि x है 10 और y है 17, तो y माइनस एक्स जो आएगा वो आएगा आपका 7। तो 7 इज़ द करेक्ट आंसर।
इसको हम लिख देते हैं y माइनस एक्स इज 7। इस क्वेश्चन में एक सिचुएशन है जिसमें दो पोल्स हैं और उन दोनों पोल्स के बीच में एक वायर है जो अपने वेट की वजह से थोड़ा सा झुक गया है, और दोनों पोल्स के बीच की दूरी L है और वायर जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल झुका है D, विच इज़ वेरी वेरी लेस देन L। तो हमें बताना है कि जो मिड पॉइंट है टेंशन, मिड पॉइंट है वायर का, यहाँ पे टेंशन T क्या होगी। तो हमने माना ये पॉइंट है A, तो हम A के अबाउट टॉर्क ज़ीरो कर रहे हैं हाफ वायर का, इस वायर का, फॉर हाफ वायर, दिस इज़ हाफ वायर। तो अगर आप A पॉइंट के अबाउट रखोगे तो A पे एक टेंशन होगी T डैश, और इस हाफ वायर का जो mg होगा वो नीचे लग रहा होगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट L/4 होगा। तो जो mg का टॉर्क होगा वो होगा mg L/4, और जो ये T लग रहा है इसका टॉर्क होगा, तो इसका अगर मैं T का टॉर्क लिखूं तो T का टॉर्क होगा T इंटू डी। ये आप देख सकते हैं, ये डिस्टेंस दी है, तो T होगा mg L/4d। अब m जो है वो हाफ वायर का लिया है मैंने, तो हाफ वायर की लेंथ है L/2 और म्यू से मल्टीप्लाई करूँ तो T आ जाएगा L² म्यू g/8d। तो अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 8। तो ये सेकंड टेस्ट का सॉल्यूशंस थे बच्चों। मैं जल्दी अब थर्ड टेस्ट अपलोड करूँगा, और मैं ये देख रहा हूँ कि फर्स्ट आप लोग जितने बच्चों ने स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखा था उससे काफ़ी कम बच्चों ने टेस्ट के लिए अटेम्प्ट किया है। तो देखिए, मैं आपको बार बार ये बात समझाता हूँ कि आपके अंदर ये जो इनर्शिया है ना, ये जो रेजिस्टेंस है, ये आपको डुबोएगा और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो ये जो अपन बस मेरे से पूछने आते हो आप कि क्या करें, एडवांस आ रहा है और ये सब चीज़ें, तो ये पूछने पे जो मैं जवाब देता हूँ उसको फॉलो भी करना होता है, और फॉलो नहीं करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा आपको लाइफ में। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अगर कुछ करना है तो अभी वक्त है, स्टार्ट हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा मैं ही जो टेस्ट दे रहा हूँ वही करो, कहीं से भी कुछ भी टेस्ट सीरीज़ आपको करनी है, उससे आपकी जो प्रिपरेशन होगी उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। तो मिलते हैं अगर नेक्स्ट टेस्ट में मैं अपलोड करता हूँ, और आप एंथुसियास्टिकली, मेरे को उम्मीद है कि आप उसे अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू।